हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 27। मुन्ना हैरान परेशान सा कमरे से बाहर आया तो नौकर ने कहा, मुन्ना भैया आपका बैग। मुन्ना ने अपना बैग लिया और तेज कदमों से वहां से बाहर निकल गया। उर्वशी के घर में मुन्ना को घुटन महसूस हो रही थी और मुन्ना यहाँ उर्वशी के इस घर में रुकना नहीं चाहता था। बाहर आकर मुन्ना ने ऑटो वाले को रोका और उसमें आ बैठा। रास्ते भर मुन्ना बस यही सोचता रहा कि वह उर्वशी के घर कैसे पहुंचा। कुछ देर बाद ऑटो मुन्ना के घर के सामने आकर रुका। मुन्ना ने ऑटो वाले को पैसे दिए और अपना बैग लेकर अंदर चला आया। बगीचे में पौधों को पानी देते कृष्णा ने जब मुन्ना को आते देखा तो खुश होकर कहा, अरे मुन्ना बाबा आ गए आप। भौजी कितनी बार पूछ चुकी है आपके बारे में। ट्रैफिक में फंस गए थे, मुन्ना ने कहा और अंदर चला गया। डाइनिंग के पास बैठा मुरारी अनु के साथ नाश्ता कर रहा था। उसने जब मुन्ना को अंदर आते देखा तो कहा, लो आ गए तुमरे मुन्ना। अनु ने सुना तो खुशी से पलट कर देखा। मुन्ना को देखते ही अनु का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने नाश्ता छोड़ा और उठकर मुन्ना के पास आते हुए कहा, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? अरे ये चोट कैसे लगी? माँ मामूली सी खरोच है, आप परेशान मत होइए। मुन्ना ने अपने बैग को सोफे पर रखते हुए कहा, जरा सी चोट? तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते मुन्ना। चलो बैठो यहाँ और दिखाओ मुझे। 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई है और तुमने ये चोट खा ली। अनु ने मुन्ना को सोफे पर बैठाते हुए कहा। मुरारी नाश्ता कर चुका था इसलिए हाथ धोकर मुन्ना की तरफ चला आया और उसके ललाट पर लगी बैंडेज देखकर कहा, जे कैसे लगी? कुछ नहीं पापा, वो रास्ते में आते वक्त ऑटो जरा सा पलट गया था, उसी वजह से ही चोट लग गई। मुन्ना ने कहा, अरे अनु काहे इतना चिंता रही हो, सगाई तक ठीक हो जाएगा। अच्छा मुन्ना सुनो, तुमको जो जो खरीदारी करनी है वो आज शाम तक निपटाए लो। कहा है कि कल सुबह जल्दी निकलना है। तुम्हारे कौन कौन दोस्त साथ जाएंगे हमको बताना, उस हिसाब से अरेंजमेंट करते हैं। मुरारी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, अभी अभी तो आया है, इसे आराम से बैठने तो दो मुरारी। अनु ने मुरारी पर बिगड़ते हुए कहा, माँ हम ठीक हैं, हमें भूख लगी है, नाश्ते में क्या बना है? मुन्ना ने अपनी चोट पर अनु का ध्यान भटकाते हुए कहा, मैं तो भूल ही गई, आज नाश्ते में तुम्हारी पसंद की हींग की कचौड़ी और जलेबी बनी है। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी लगाती हूँ। अनु ने उठते हुए कहा और डाइनिंग की तरफ चली गई। मुन्ना भी उठा और हाथ मुंह धोने वॉश बेसिन की तरफ चला गया। मुरारी को इंदौर जाने के लिए तैयारियां करनी थी, इसलिए वह किसी को फोन मिलाते हुए उठकर वहां से निकल गया। मुन्ना ने नाश्ता किया और जैसे ही अपने कमरे में जाने लगा उसका फोन बजा। मुन्ना ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से शिवम ने उसे आकर मिलने को कहा। मुन्ना थका हुआ था लेकिन शिवम की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए अनु के पास आकर कहा, माँ बड़े पापा ने हमें घर बुलाया है, हम होकर आते हैं। लेकिन आज तो हम तुम्हारे लिए सगाई के कपड़े देखने जाने वाले थे ना। अनु ने मायूसी से कहा, सॉरी माँ, बड़े पापा को शायद कुछ जरूरी काम होगा, हम वापस आकर चलते हैं ना आपके साथ। मुन्ना ने कहा। अनु को याद आया उसे तो आज पार्लर भी जाना था, इसलिए उसने एक काम याद करते हुए कहा, एक काम करो मुन्ना, तुम जीजू के घर जाकर उनसे मिल लो और फिर वहीं से दी के साथ जाकर अपने लिए कपड़े भी खरीद लेना। मुझे यहाँ घर में और भी कई सारे काम देखने हैं। ठीक है माँ, हम बड़ी माँ के साथ चले जाएंगे, अभी हम निकलते हैं। कहते हुए मुन्ना ने बाइक की चाबी ली और वहां से निकल गया। अपने कमरे में बैठी सारिका अभी भी आंखों में नमी लिए शिवम के बारे में सोच रही थी। कुछ देर पहले शिवम ने सारिका को लेकर जो फैसला किया था वो शिवम और सारिका की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। सारिका की आंखों के सामने वो पल आने लगे जब वो मुंबई में थी और नंबर 1 बिजनेस वुमन थी, जब वह बड़े बड़े लोगों के सामने बेबाक होकर अपनी बात रखती थी और लोग सारिका के काम की सराहना करते थे। कुछ ही सालों में सारिका ने बिजनेस में वो तरक्की हासिल की जिसे पाने के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं। सारिका को अपना ऑफिस, उसमें काम करने वाले लोग, अपना कैबिन और कैबिन की बड़ी सी खिड़की से दिखता समंदर याद आने लगा। पिछले कुछ वक्त से आई सारिका को ढूंढ रही थी लेकिन उन्हें पूरे घर में कहीं नहीं मिली, तो आई सारिका के कमरे में चली आई
उन्होंने देखा सारिका उदास सी अपने कमरे में बैठी है तो आई उसके पास आई। सारिका को उदास देखकर आई को अच्छा नहीं लगा। वह आकर उसके बगल में बैठी और प्यार से सारिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा, सारिका बिटिया, का हुआ बिटिया, इतनी उदास काहे हो? शिवा ने तुमसे कुछ कहा का? अरे हमका बताओ, अभी टांगे तोड़ते हैं उसकी। बड़े होंगे वो बनारस माँ, ई घर माँ तो हम ही बड़े रहेंगे। सारिका आई की बात सुनकर उनकी तरफ पलटी और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगी, नहीं आई, शिवम जी ने हमें कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो आज हमसे वो बात कह दी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सारिका की बात आई की समझ नहीं आई तो उन्होंने कहा, हम समझे नहीं बिटिया, खुलकर बताओ क्या बात है। सारिका ने आई को सब बताया तो आई की आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी के भाव झिलमिलाने लगे। उन्होंने खुशी से भरकर कहा, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है बिटिया, हमको बस एक तो शिकायत है। क्या आई? सारिका ने पूछा। शिवा और तुमने जो फैसला करने में ना बहुत ही वक्त लगा दिया। आई ने कहा। मतलब आप हमसे नाराज नहीं है आई? सारिका ने हैरानी से पूछा। नाराज? अरे हम काहे नाराज होंगे तुमसे, हमें तो खुद से शिकायत है बिटिया। तुम बहू बनकर जब घर में आई और हमको भी तुमने यही बांध कर रख लिया। अरे तुमऊ का सिर्फ बनारस की गलियों में घूमने के लिए थोड़ी बनी हो, तुमऊ तो बंबई के आसमान माँ उड़ने के लिए बनी हो। शिवा ने बहुत ही सही फैसला किया है, बहुत कर लिया तुमने जिगर के लिए, अब अपने सपनों के लिए मेहनत करो बिटिया। आई ने सारिका के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से कहा। सारिका ने सुना तो उसका दिल भर आया। वह आई के गले आ लगी और कहने लगी, समझ नहीं आ रहा आपसे क्या कहें। शिवम जी ने जो फैसला किया उसे सुनकर लगा जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा छूट गया हमसे, लेकिन आपकी बातें सुनकर महसूस हुआ आई कि सिर्फ शिवम जी ही नहीं बल्कि इस घर के हर इंसान को हमारे सपनों की परवाह है। अगर हर सास आप जैसी हो तो लड़कियां कभी अपने घर में बंटवारा नहीं चाहेगी आई। हम चाहेंगे हर जन्म में आप हमें माँ के रूप में मिले। आई ने सुना तो मुस्कुराई और सारिका का सर सहलाते हुए कहा, अरे बस बिटिया, हर सास हमारी जैसी तब बनेगी जब उसको तुम्हारे जैसी बहू मिलेगी, और हमने तो तुमको कभी अपनी बहू समझा ही नहीं। हम तो तुमको अपनी बिटिया ही मानते हैं। अब जे उदासी दूर करो और अपने सुंदर चेहरे से मुस्कुराओ। सारिका आई से दूर हटी और मुस्कुरा दी तो आई ने कहा, अच्छा तुम जब बंबई जाओगी तो हमका भूल तो नहीं जाओगी? आई की बात सुनकर सारिका की आंखों में फिर नमी तैरने लगी और उसने कहा, इस जन्म में तो कभी नहीं आई। खूब तरक्की करना बिटिया, ताकि हम अपनी सहेलियों के बीच ये कहकर इतरा सके कि हमारी बिटिया मुंबई में रहती है। आई ने कहा, बिल्कुल आई, आपको और बाबा का आशीर्वाद रहा तो हम जरूर सफल होंगे, और सबसे पहले आपको और बाबा को वहां बुलाएंगे। आप आएंगी ना आई? सारिका ने प्यार से पूछा। लो, जे कोई पूछने की बात है, हम जरूर आई है। अरे हम तो मारीन ड्राइव पर फोटो भी खिंचवाई है। आई ने खुशी से चहकते हुए कहा। मारीन ड्राइव नहीं आई, मरीन ड्राइव। सारिका ने कहा, हाँ हाँ वही, चलो आओ बाहर, हम आज तुमको अपने हाथ से बने दाल के पकौड़े और धनिया पुदीने की चटनी खिलाते हैं। आई ने सारिका के साथ कमरे से बाहर आते हुए कहा। सारिका ने चलते चलते उन्हें साइड हग किया और मुस्कुरा उठी। ब्लू रोज पब इंदौर। सिविल ड्रेस में शक्ति ब्लू रोज पब पहुंचा। ये वही जगह थी जहां एक्सीडेंट वाली रात कबीर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आया था। शक्ति काउंटर की तरफ चला आया और बारटेंडर से कुछ बात करने लगा, लेकिन शक्ति को वहां से कोई खास जानकारी नहीं मिली। शक्ति जॉर्डन के लिए यहाँ आया था, लेकिन वहां जॉर्डन को कोई नहीं जानता था। शक्ति कुछ देर रुका और फिर जैसे ही जाने लगा तो एक लड़के ने उसके पास आकर कहा, जॉर्डन तुमको इस वक्त कच्ची बस्ती में मिलेगा। शक्ति ने हैरानी से उस लड़के को देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता मैं जॉर्डन को ढूंढ रहा हूं? अरे सबको मालूम है इस पूरे शहर में 2 ही लोगों के पास जॉइंट मिलेगा। लड़के ने कहा। 2 लोग कौन? शक्ति ने चमकती आंखों के साथ कहा। लड़के ने शक्ति की जेब की तरफ देखा तो शक्ति समझ गया कि लड़का क्या चाहता है। उसने जेब से 2 500 के नोट निकाले और लड़के की जेब में रखते हुए कहा, कौन है वो 2 लोग? एक तो अपना जॉर्डन और दूसरा आशिफ। लड़के ने कहा। आशिफ कहाँ मिलेगा? शक्ति ने पूछा। उसके बारे में मैं नहीं जानता,
जॉर्डन भाई तो बड़ी पार्टी के साथ इधर आता जाता रहता है, लेकिन आशिफ भाई को आज तक किसी ने नहीं देखा। अभी मैं चलता है, इधर रुकेगा तो प्रॉब्लम में नहीं पड़ने का मेरे को, कहकर लड़का वहां से चला गया। कच्ची बस्ती। आशिफ। शक्ति अपने आप में बड़बड़ाया और वहां से निकल गया। शक्ति पब से बाहर आया, वह गाड़ी में आकर बैठ गया और जॉर्डन के बारे में सोचने लगा। सड़क के उस पार काशी, गौरी, रितु और प्रिया खड़ी थी। ए काशी, वो शक्ति है ना? वो यहाँ क्या कर रहा है? गौरी ने शक्ति की तरफ देखकर कहा। काशी भी शक्ति को वहां देखकर और हैरान थी। हो सकता है काशी को सरप्राइज देने आया हो। क्या बात है काशी, शक्ति तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक निकला। रितु ने काशी को छेड़ते हुए कहा। हमें लगता है शक्ति यहाँ किसी और वजह से आया होगा, काशी ने कहा। लेकिन इस वक्त शक्ति पब में क्यों आया होगा? अगर वो तुम्हारे लिए नहीं आया तो क्या किसी और से मिलने? प्रिया ने काशी के दिमाग में शक का बीज बोते हुए कहा। ओह कम ऑन प्रिया, क्या कुछ भी बोल रही हो तुम? शक्ति एक पुलिस वाला है, हो सकता है वो यहाँ अपने किसी काम से आया हो, गौरी ने प्रिया से कहा। गाइस छोड़ो ना ये सब, चलो कुछ खाने चलते हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, रितु ने कहा। हाँ चलो चलते हैं, गौरी ने कहा और जैसे ही रितु प्रिया के साथ आगे बढ़ी, काशी को वहीं रुके देखकर कहा। काशी क्या हुआ, चलो ना। तुम सब चलो, हम आते हैं, काशी ने कहा। ठीक है जल्दी आना, गौरी ने कहा और बाकी सबके साथ आगे बढ़ गई। प्रिया ने जो शक का बीज काशी के दिमाग में डाला था, उसका ही असर था कि काशी ने अपने फोन से शक्ति का नंबर डायल किया। 1-2 रिंग के बाद शक्ति ने फोन उठाया और कहा। हाँ काशी कहो, कैसे फोन किया? शक्ति तुम कहाँ हो? काशी ने पूछा। शक्ति अपने काम से बाहर आया था और काशी को ये सब बताकर परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए कहा। हम किसी ज़रूरी काम से बाहर है काशी, कुछ अर्जेंट था क्या? नहीं, हमने तो बस ऐसे ही फ़ोन किया, काशी ने मायूस होकर कहा। ठीक है, हम तुम्हें शाम में फ़ोन करते हैं, कहकर शक्ति ने बिना काशी की बात सुने फ़ोन काट दिया। काशी का चेहरा उदासी से फिर घिर गया। उसने फ़ोन रखा और वहाँ से चली गई। चलते चलते काशी के जहन में बस एक ही बात चल रही थी कि क्या कुछ ऐसा था जो शक्ति काशी से छुपा रहा था। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या सारिका मुंबई जाकर अपने सपने पूरे कर पाएगी? क्या काशी पता लगा पाएगी शक्ति के परेशान होने की वजह? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।